सुंदर नगर के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसके पिताजी फैक्ट्री में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। पीलू गणेश जी की बहुत दिल से भक्ति करती थी। एक दिन पीलू के पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनके हाथ पांव टूट जाते हैं। बबली कहती है, हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। घर में शादी के लायक लड़की बैठी है और इनका एक्सीडेंट हो गया। इनके इलाज के लिए हमारे पास पैसे भी तो नहीं है। माँ, तुम चिंता मत करो। गणेश जी की कृपा से पिताजी की जान तो बच गई ना। इससे बढ़कर क्या हो सकता है। बाकी पिताजी के इलाज के लिए मैं पैसे कमाऊंगी। देखो माँ, मैं तो हर दिन गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू भोग लगाती हूँ। वो लड्डू गणेश जी को बहुत अच्छे लगते हैं। अब से मैं मोतीचूर के लड्डू बनाकर बेचा करूँगी। गणेश जी की दया पर विश्वास रखो माँ। ठीक है बेटी, अब सब गणेश जी की कृपा पर ही हम छोड़ देते हैं। मुझे तेरी भक्ति और गणेश जी पर पूरा भरोसा है। इसके बाद पीलू मोतीचूर के लड्डू बनाना शुरू कर देती है। उन लड्डुओं को वो बहुत अच्छे से रंग बिरंगे कागज में पैक करती थी और उन्हें एक टोकरी में ले जाकर बेचने लगी है। मोतीचूर के लड्डू ले लो। घर के बनाए हुए शुद्ध स्वादिष्ट ऐसे लड्डू कभी भी नहीं खाए होंगे। तो हरी तोती उसको बुलाती है। अरे वाह पीलू, ये इन्हें देखकर ही खाने का मन कर रहा है। ऐसे मोतीचूर के लड्डू तो मैंने कभी नहीं देखे। एक खा कर देखिए हरी तोती मैडम। पीलू का लड्डू खाकर हरी तोती बहुत तारीफ करती है। वाह पीलू, मजा आ गया। 1 किलो पैक कर दे, मेरे ससुराल में तो इसकी बहुत तारीफ होगी। अपनी बेटी के जन्मदिन में मैं इसे बांटूंगी। गणेश जी की जय हो। इस तरह से पीलू दिन रात मेहनत करती थी, मोतीचूर के लड्डू बनाती और उसके पैसों से अपने पिताजी का इलाज करवाती थी और अपना घर खर्चा चलाती थी। धीरे धीरे उसके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। माँ, पापा, लड्डू अच्छे से बिक रहे हैं। गणेश जी की बहुत दया है। उन्हीं के लिए बनाए हुए भोग से हमारा घर चल रहा है। मेरी बेटी तो बहुत होनहार है। बबली अपनी बेटी को सराहती है। पीलू की तरक्की देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है, क्योंकि उसके महंगी मिठाई की दुकान में अब कोई नहीं जा रहा था। पीलू के आने के पहले सब लोग मेरी दुकान से मोतीचूर के लड्डू खरीदते थे, लेकिन पता नहीं ये अपने लड्डू में ऐसा क्या मिलाती है कि सब इसके पास ही जाते हैं। इसका इलाज करना पड़ेगा। अगले दिन कड़क सेठ पीलू की दुकान में आते हैं। पीलू, तुम्हारे मोतीचूर के लड्डू की बहुत तारीफ सुनी है। मेरी नई फैक्ट्री का उद्घाटन है। तुम हमें 20 किलो मोतीचूर के लड्डू दे सकोगी? कड़क सेठ जी, आप मेरी दुकान में आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गणेश जी की कृपा से मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। देखो पीलू, मेरी फैक्ट्री में विदेश से भी लोग आएंगे। अगर तुम्हारे मोतीचूर के लड्डू उन्हें पसंद आ गए तो तुम्हारे पास ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी। कड़क सेठ जी, मैं आपको पीलू से आधे दाम में लड्डू दे सकता हूँ। आप तो मुझसे ऑर्डर दीजिए। मेरी पत्नी ने कही है कि पीलू गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त है, उसी से मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए, और उसने तुम्हारे बारे में शिकायत की थी कि तुम बासी मिठाइयाँ बेचते हो, तो अब यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर कालू की बेइज्जती हो जाती है। वो बहुत गुस्से में आ जाता है और पीलू से बदला लेने की ठान लेता है। उस रात पीलू कड़क सेठ के लिए लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी। वो पूरी सामग्री को गणेश जी के सामने रखती है और उनसे प्रार्थना करती है। हे गणेश जी, आपकी कृपा से इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये ऑर्डर सफलता से पूरा कर सकूं। फिर पीलू लड्डू बनाकर सोने चलती है। कालू मौका देखकर एक केमिकल का पैकेट लेकर उसके घर में घुस जाता है। इस केमिकल से पूरे लड्डू सड़ जाएंगे, मजा आएगा। कालू लड्डू में पाउडर छिड़क देता है और तुरंत ही लड्डू सड़ जाते हैं। पीलू को बदबू आती है, वो तुरंत उठ जाती है। अरे कालू, तुमने गणेश जी को भोग लगाए हुए लड्डुओं को खराब कर दिए।
आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हारे लड्डू बर्बाद करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मोतीचूर के लड्डू से मेरे धंधे को नुकसान हो रहा है। अब तुम कड़क का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाओगी, वो तुम्हें जेल में डलवा देगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा काम बिगाड़ दोगे? गणेश जी से डरो। मैं किसी से नहीं डरता और अब मैं चला। कल कड़क सेठ को मैं मोतीचूर के लड्डू दूंगा, मुझे इनाम मिलेगा। कालू जैसे ही भागने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। गणेश जी कहते हैं, तुम बहुत दुष्ट हो कालू, अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। इसके बाद कालू को गणेश जी की शक्ति उठाकर पटकने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए गणेश भगवान, मैं जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। भगवान गणेश जी आपकी जय हो, आपने मेरी रक्षा किए। बेटी, तू मेरी इतने दिल से भक्ति करती है, तुझ में कोई स्वार्थ नहीं है। तुझ जैसे भक्त अब तक मैंने कहीं नहीं देखे। मैं तेरी हर समय रक्षा करूंगा। इस तरह से कालू की पिटाई हो जाती है और वो जंगल से भाग जाता है। पीलू के मोतीचूर के लड्डू को गणेश जी अपने आशीर्वाद से ठीक कर देते हैं और उन्हें खाकर कड़क सेठ के मेहमान पीलू की बहुत तारीफ करते हैं। अब पीलू की दुकान इतनी चलती है कि वो अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवा लेती है। अब पीलू और उसका परिवार गणेश जी की भक्ति करते हुए हंसी खुशी रहने लगते हैं। भागलपुर नाम के एक छोटे से गांव के जंगल में पीलू चिड़िया एक छोटी सी पिज्जा बनाने की दुकान चलाती थी। वो बहुत मेहनत करके अच्छी क्वालिटी की ब्रेड बनाया करती थी और उसी से पिज्जा बनाती थी। पीलू पिज्जा में ताज़ी चीज और ताज़ी सब्जियां भी डाला करती थी। पिज्जा बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। उसके हाथ की ताज़ा ब्रेड और उसका बना पिज्जा लोगों को बहुत पसंद आता था, जिसकी वजह से उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सभी पीलू की बहुत तारीफ करते थे। उसकी दुकान के सामने कालू कौवे का भी बेकरी की दुकान थी। वो पीलू से बहुत जलता था और एक दिन उसने अपनी दुकान में एक इंटरनेशनल ब्रांड का रेडीमेड पिज्जा बेचना शुरू कर दिया। कालू की दुकान अब बड़ी हो गई थी, जिससे पीलू की दुकान में अब लोग कम आने लगे। पीलू को घाटा होने लगा। हे भगवान, कितनी मुश्किल से मैं अपनी दुकान चलाती थी। घर में पिज्जा ब्रेड बनाती थी, घर में चीज बनाती थी और सब्जियां उगाकर पिज्जा में डालती थी। अब मेरा क्या होगा? एक दिन पीलू को दूध सप्लाई करने वाला हरिया तोता पीलू के पास पहुंचता है। अरे पीलू बहन, क्या बात है, आप आजकल दूध का नया ऑर्डर नहीं कर रही हो? पहले तो इस मौसम में 10-10 लीटर दूध मंगवाती थी। तो पीलू कहती है, क्या बताऊं हरिया काका, कालू की बड़ी दुकान के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो अपनी पिज्जा की दुकान बंद करने की सोच रही हूँ, कहीं और जाकर शहर में नौकरी कर लूंगी। तो हरिया कहता है, अरे ऐसी बातें मत करो बहन, कोई हमें कंपटीशन देगा तो हमें भी उसे कंपटीशन देना ही होगा। ऐसे हार मत मानो, ऐसे तो बहुत बार जिंदगी में परेशानियाँ आएंगी और तुम हार मानकर कहाँ भागोगी? तो पीलू कहती है, आप ठीक कह रहे हैं काका, लेकिन आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं कालू का सामना नहीं कर सकती। जल्दी ही मेरा इतना नुकसान हो जाएगा कि मुझे उधार लेना पड़ जाएगा और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। तो हरिया कहता है, तुम इतना मत सोचो पीलू, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालता हूँ। मैंने सुना है कि यूरोप से एक नया चिकन आया है, पिंकी चिकन। पिंकी चिकन से बनी हुई चीजें दिखने में पूरी तरह से पिंक होती है और उसमें जरूरी विटामिन्स मिनरल्स भी होते हैं। अगर तुम उसका पिज्जा बनाओ तो मैं तुम्हें कम दाम में वो ला दूंगा और तुम उससे मुनाफा कमाना। पीलू तैयार हो गई और फिर हरिया उसको पिंकी चिकन लाकर देता है। यूरोप से आई पिंकी चिकन से पीलू शाम में पिज्जा टॉपिंग बनाती है। पीलू उसको हरिया को खिलाकर उससे पूछती है, हरिया काका, ये पिंक पिज्जा है,
तुम जरा इन्हें टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो हरिया कहता है, वाह बहन, ये तो लाजवाब पिंक पिज्जा है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाया। और फिर पीलू अपनी दुकान में पिंक पिज्जा बेचने लगी। उनकी दुकान में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और जल्दी ही पूरे पिंक पिज्जा बिक गए। इसके बाद आए दिन उसको हरिया पिंक चिकन सप्लाई करने लगा। पीलू अपने पिंक पिज्जा को बहुत कम दाम में बेचती थी। इसी वजह से कालू कव्वी की इंटरनेशनल ब्रांड की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के पिंक पिज्जा को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और जल्दी ही वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके पिज्जास को बड़ी बड़ी शादी और पार्टी में ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन पीलू ने कभी उसके दाम नहीं बढ़ाए। इस वजह से गरीब लोग भी उसके पिंक पिज्जा को खा सकते थे। एक दिन फोर्ड चैनल वाले उसकी दुकान में वीडियो शूट करने के लिए आते हैं। इससे पीलू और भी प्रसिद्ध होने लगी। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। एक गांव के जंगल में बंटी हड्डियों का डॉक्टर था। जो भी मरीज बंटी के पास जाता था, बंटी उन्हें महंगे महंगे टेस्ट लिख देता था और महंगी दवाइयाँ भी खाने के लिए देता था। इस तरह से वो गरीब पक्षियों को लूटता था। उसी गांव में टिल्लू चिड़ा रहता था। वो गोल मटोल था और काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था। टिल्लू कड़क के पास आता है और कहता है, कड़क सेठ जी, मुझे कुछ काम दे दीजिए। तो कड़क बोलता है, क्या काम आता है तुम्हें टिल्लू? मुझे हाथ खींचना, पैर मरोड़ना और गर्दन घुमाना आता है। अरे इन सब चीज का हमें क्या जरूरत? तुम्हें खाता लिखना आता है क्या? गाड़ी चला सकते हो या घर की सफाई कर सकते हो? क्या तुम माली का काम करोगे? क्या कर सकते हो बताओ? तो टिल्लू कहता है, नहीं कड़क जी, मुझे इसमें कुछ नहीं आता है। मेरे दादाजी ने मुझे मालिश करना सिखाया था, बस वही आता है। ये सुनकर कड़क बहुत हैरान होता है और उसका सिर चकरा जाता है। टिल्लू तुम जाओ और कूली का काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये सुनकर टिल्लू थोड़ा दुखी होता है। फिर वो मजदूरी का काम करने लगता है। उससे जो पैसा मिलते थे वो सिर्फ खाने के खर्च हो जाते थे। एक दिन टिल्लू बंटी के हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहा था, तो वो कुछ सोचता है और उस हॉस्पिटल में चला जाता है। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो बंटी पूछता है, पहले फीस जमा करो। तो टिल्लू बोलता है, नहीं सर, मैं आपसे ये कहने आया था कि मुझे हड्डियों और जोड़ों की बहुत अच्छी जानकारी है, आप मुझे असिस्टेंट रख लो। तो बंटी कहता है, क्यों रख लूं? तुमने कोई पढ़ाई वढ़ाई की है क्या? तो टिल्लू बोलता है, नहीं सर, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया थे। तो बंटी बोलता है, तुम भागो यहाँ से। ऐसे बंटी टिल्लू को भगा देता है। टिल्लू उस हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ा रहता है कि तभी एक पहलवान वहाँ आता है। टिल्लू उससे उसका हालचाल पूछता है तो पहलवान बताता है, क्या बताऊँ मैं, पिछले 5 महीनों से बंटी डॉक्टर के पास आ रहा हूँ। सब टेस्ट करवा लिए, हजारों रुपयों की दवाई भी खा ली, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए लगेंगे। तो टिल्लू बोलता है, मुझे 500 दे दो, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो पहलवान कहता है, अच्छा, एक बार तुम्हें भी आजमा कर देख लेता हूँ। इसके बाद टिल्लू उस पहलवान के घर जाकर उसकी गर्दन और पीठ की मसाज कर देता है और वो पहलवान बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे वाह टिल्लू, तुम तो कमाल की मसाज करते हो। मैं तुम्हें 500 नहीं 5000 दे दूंगा। तुम अपनी मसाज की दुकान खोल लो। बहुत बहुत धन्यवाद पहलवान जी। फिर टिल्लू अपने घर में मसाज सेंटर खोल लेता है। बहुत से गरीब लोग उसके पास आते थे। कमर दर्द, गर्दन दर्द, सभी तरह के लोगों को वो सस्ते दाम में इलाज कर देता था। टिल्लू की सिर की चंपी बहुत फेमस हो गई। ये टिल्लू अनपढ़ गंवार आदमी मुझसे टक्कर ले रहा है, मेरी धंधा चौपट कर रहा है। मेरे पास अब कोई टेस्ट कराने नहीं आता, ना ही कोई मेरे दी हुई दवाइयाँ खरीद रहा है। इसने मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया है।
इसकी हड्डियाँ तोड़ दूंगा मैं। ऐसे बंटी कहता है। फिर एक रात बंटी टिल्लू के घर हथौड़ा लेकर जाता है और अंधेरे में उसे उस पर चलाता है, लेकिन वो हथौड़ा टूट जाता है और कमरे की लाइट ऑन होती है तो वो देखता है कि असल में पहलवान पर उसने हथौड़ा मार दिया था। अरे डॉक्टर साहब, आप! ये तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ने आया था और मुझे मार बैठा, लेकिन मेरे लोहे जैसे शरीर से इसका हथौड़ा टूट गया। मैं टिल्लू के पास मालिश करवाने के लिए रुका था, इसकी मालिश से नींद आ गई। अब तुम्हारी हड्डियाँ कौन जोड़ेगा, चोर उचक्के डॉक्टर बंटी? बंटी की बहुत बुरी तरह से पिटाई हो जाती है, उसकी हड्डियाँ टूट जाते हैं। उसके गरीबों को लूटने की लालच का सबक मिल गया और टिल्लू अब हर किसी की इलाज में मदद करता था। इस तरह से टिल्लू को अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलता रहता है। पुणेपुर गांव के जंगल में गरीब पीलू चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। वो अपना एक छोटा सा नाश्ते का ठेला लगाती थी। वो बहुत गरीब थी और बंटी मोटर कार रिपेयरिंग का काम करता था। पीलू और बंटी गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। गरीब होने के बावजूद पीलू हमेशा गणेश जी को शुद्ध घी के लाडू और ताजे फल भोग लगाती थी। एक दिन बंटी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके हाथ टूट जाते हैं। देखो पीलू, इतनी गरीबी में और ये मुसीबत आ गई है। आप दुखी मत होइए जी, गणेश जी सब ठीक कर देंगे। ऐसा कहकर पीलू पैसे कमाने के लिए बबलू की जगह मोटर गाड़ी रिपेयरिंग शुरू कर देती है, लेकिन उससे वो अपने काम से आकर गणेश जी को भोग लगाया करती थी और उनकी पूजा करती थी। उसके बाद नाश्ता बेचा करती थी। एक दिन पीलू जब मोटर गाड़ी का काम करने के लिए गई तो उसके मालिक ने उसे काम से निकाल दिया। पीलू, अब से मुझे तुम्हारे काम की जरूरत नहीं है। मैं ऑटोमेटिक मशीन खरीद लाया हूँ, अब तुम जा सकती हो। लेकिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत है सेठ जी। देखो, अब जमाना मशीनों का है, अब से काम मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। पीलू रोते रोते घर वापस आती है। गणेश जी, अब मैं क्या करूं? मैं ही अब घर संभाल रही थी, अपने पति का इलाज कराना है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ना नाश्ते की दुकान चलती है, ना नौकरी चली। पता नहीं हमारा क्या होगा। आप विघ्नहर्ता है, थोड़ी कृपा कीजिए। पीलू मन से गणेश जी को याद करती है तो उसके सामने स्वयं गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। बेटी, दुखी मत हो, तुझे तो मुझ पर विश्वास है ना, तो दुखी क्यों हो रही है? मैं तेरी हर मुसीबत, हर तकलीफ को अच्छे से समझता हूँ। तूने बहुत दुख देखी है और फिर भी मेरी भक्ति में कमी नहीं आने दी। मैं अब तेरी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। गणेश जी, आपके दर्शन हो गए, यही शुभ है। पीलू, तू बहुत साफ दिल की है। मैं तुझे एक तवा दे रहा हूँ, तू इसमें पराठे बनाना और अपनी दुकान में बेचना। कुछ ही दिनों में तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गणेश जी, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ही भोग लगाऊंगी। जैसी तेरी इच्छा बेटी। और फिर गणेश जी पीलू के लिए तवा प्रकट कर देते हैं और उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पीलू बंटी को सब बात बताती है। देखिए जी, गणेश जी मुझे दर्शन देकर कृपा करे हैं और मुझे ये तवा दिए हैं, इस पर मैं पराठा बनाकर बेचूंगी। भगवान गणेश जी तुम्हें दर्शन देकर बहुत बड़ी कृपा किए हैं पीलू। उनके आशीर्वाद से सब संभव है। गणेश जी की जय हो। पीलू हर दिन सबसे पहले पराठा गणेश जी को भोग लगाती थी। पीलू के पराठे जल्दी ही पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो बबली दुकान में आती है। वाह पीलू वाह, तुम्हारे हाथ के पराठे तो बहुत ही टेस्टी है। मैं तो अब इन्हें हर दिन लेकर जाया करूँगी। बबली जी, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। ये सब तो गणेश जी की कृपा से हुई है। मैं आपको हर दिन गर्मा गर्म पराठे बना कर दूंगी। तो सुंदरी आती है। इतने सस्ते और स्वादिष्ट वैरायटी के पराठे, वो भी इतनी हाई क्वालिटी के। ये क्वालिटी और टेस्ट तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं दे सकते हैं। अब बंटी भी ठीक हो जाता है और पीलू की मदद करता था।
पीलू और बंटी गरीबों को मुफ्त में पराठा देते थे और गणेश जी की सेवा करते थे। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। हीरापुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी कबाड़ के सामान से कोई भी मैकेनिकल मशीन बनाने का हुनर रखता था। बबलू टूटी फूटी नाव को ठीक करके उसमें लकड़ियां लगाकर काम के लायक नाव बना देता था। कचरा कांच की बोतल से बल्ब बना देता था। उसकी माँ पीलू उस पर बहुत गर्व करती थी, लेकिन चिंता भी करती थी क्योंकि वो कुछ कमाता नहीं था और पीलू को अकेले खेत में काम करना पड़ता था। पीलू अपनी बेटी से कहती है, बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है, लेकिन तुझे उसके पैसे नहीं मिलते हैं। आखिर कब तेरी कमाई शुरू होगी? हमारा खेत भी तो देखना है। तो बबलू कहता है, माँ, मैं पैसे कमा लूंगा, आप चिंता मत करो। घर का खर्चा तो चल ही जाता है ना। मुझे और टाइम दो और खेत के लिए एक ट्रैक्टर खरीद लो। तो पीलू बोलती है, ट्रैक्टर कहाँ से ले लूं? पैसे कहाँ है? जितना पैसा आता है उतना तो तू कबाड़ के सामान से फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है, फ्री में लोगों को दे देता है। मुझे तो लगता है मेरी मेहनत बेकार गई। मैं खेत में इतनी मेहनत करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि लापरवाही करता रहता है। तो बबलू बोलता है, माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुझे जरूर एक दिन मुझ पर गर्व होगा। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, मुझे तेरी शादी भी करवानी है। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार पीलू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बबलू, ओ बबलू, कहाँ हो? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है मैं अब नहीं बचूंगी। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर ले आता हूँ। इनकी तबीयत तेज धूप में काम करने से खराब हुई है। खेत में अगर ट्रैक्टर होता तो इन्हें इतनी तकलीफ नहीं होती। उम्र के हिसाब से ज्यादा मजदूरी करने के कारण ये बीमार भी है। इन्हें 5 महीने आराम करना होगा। तो पीलू कहती है, 5 महीने में तो हम सड़क पे आ जाएंगे, खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। बबलू कहता है, नहीं माँ, मैं खेत में काम करूँगा और इस बुआई के मौसम में फसल उगाऊंगा। मुझे माफ कर दो माँ, मेरी लापरवाही के कारण तुम्हारी ये हालत हुई। अब मैं मेहनत करूँगा। फिर बबलू अपने घर के पीछे से बांस इकट्ठा करता है और जंगल के गाड़ी के कबाड़े से एक इंजन लेकर आता है। इसके बाद बबलू इंजन को दिन रात एक करके ठीक कर लेता है और 2 दिन में ही बांस का एक ट्रैक्टर तैयार कर लेता है। उसमें वो इंजन को फिट करता है। माँ, ये देखो हमारा ट्रैक्टर। वाह बेटा, तूने तो इतने कम खर्चे में ये ट्रैक्टर बना दिया। माँ, अब मैं इससे खेती करूँगा। फिर बबलू बांस के ट्रैक्टर से खेती करना शुरू कर देता है। जल्दी ही फसल भी आ जाती है और वो उसे शहर बेचने के लिए उसी ट्रैक्टर में ले जाता है। अरे बेटा, ऐसा ट्रैक्टर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कहाँ से लाए हो? ऐसे कड़क पूछता है। तो बबलू कहता है, ये मैंने खुद से बनाया है सेठ जी। बबलू की मेहनत और बुद्धिमानी देखकर कड़क बहुत खुश होता है और उसे और भी बांस के ट्रैक्टर बनवाता है, जिससे बबलू की बहुत बड़ी आमदनी होती है। फिर कड़क सेठ अपनी बेटी का रिश्ता बबलू की माँ पीलू के पास लेकर जाता है और फिर बबलू की शादी हो जाती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। पीलू चिड़िया बहुत मेहनती और तेज दिमाग की व्यापार करने वाली चिड़िया थी। वो गांव में बहुत से काम को देखने के बाद मोबाइल फोन की दुकान खोलती है। पीलू बहुत वैरायटी के मोबाइल फोन्स को बेचा करती थी। एक दिन हरिया कहता है, बेटी, मेरे पास नया फोन खरीदने के पैसे नहीं है। ये पुराना फोन ही ठीक कर दो। ये मैंने 5 साल पहले खरीदा था। तो पीलू कहती है, लेकिन काका, मैं फोन ठीक नहीं करती हूँ, मैं तो फोन बेचती हूँ। बेटी, मैं फोन ठीक करवाने के लिए कालू की दुकान में गया था, पर वो बहुत बदमाश है, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है, मैं
कोशिश करती हूँ। पीलू हरिया का फोन ठीक कर देती है और सोचती है कि रिपेयरिंग का भी काम शुरू कर दे, इससे और भी कमाई होगी। ये तो अच्छा हुआ, अब मैं फोन बेच भी रही हूँ और ठीक भी कर रही हूँ, अब अच्छी कमाई हो रही है। लेकिन कालू इस बात से बहुत जलता था। वो पीलू की दुकान चलती देखकर बहुत गुस्से में था। अरे कोई मेरी दुकान में क्यों नहीं आता है? इस पीलू की मीठी मीठी बातों से सब उसी के पास जाते हैं। मैं भी तो एक से एक फोन बेचता हूँ, आज इसकी तबीयत ठीक करता हूँ। रात में कालू कुछ बदमाशों को पैसे देता है। ये लो पैसे और उस पिद्दी पीलू की दुकान में ऐसी तोड़फोड़ मचा दो कि वो कभी भी दुकान नहीं खोल पाए। फिर वो बदमाश पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। अगले दिन पीलू अपनी दुकान पहुंचती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गई, पूरी दुकान ही उजाड़ दी है। अब मैं कहां से पैसे लाऊंगी इस नुकसान को भरपाई के लिए? मैंने बैंक से लोन लिया था, दूसरे व्यापारियों से लोन लिया था, अब मेरा क्या होगा? पीलू को रोता हुआ देखकर हरिया काका उसके पास आता है और कहता है, पीलू बेटी, तुम निराश मत हो, हिम्मत रखो। अगर तुम बिना जानकारी के फोन रिपेयर कर सकती हो तो इस मुसीबत से भी बाहर आ सकती हो। कभी कभी कुछ अच्छा होने के लिए ही बुरा होता है। इतने फोन को ठीक करने के लिए मशीन लगेगी काका, मैं कहां से लाऊंगी? मेरे साथ चलो। पीलू को हरिया अपने घर लेकर जाता है। ये देखो बेटी, मैं पहले मैकेनिक था, लेकिन मेरी आंख खराब होने की वजह से मैं काम करना बंद कर दिया। इन पुरानी मशीनों के साथ तुम कुछ करो। फिर एक हफ्ते की मेहनत के बाद पीलू एक मशीन बनाने में कामयाब हो जाती है और अपने टेस्टिंग में कुछ टूटे हुए मोबाइल को ठीक करने में कामयाब होती है। वाह बेटी, तू बहुत ही होशियार है। बहुत धन्यवाद काका, अब मेरे नुकसान को भरपाई होगी और अब मैं एक नया कारोबार शुरू करूंगी। इस तरह से पीलू मोबाइल रिपेयरिंग के साथ गरीबों के लिए मोबाइल बनाने का कारोबार भी शुरू कर देती है। पीलू का बहुत जल्द बहुत नाम हो जाता है और लोग उसके इंटरव्यू लेने के लिए आगे आते हैं। हरिया काका, आपका बहुत धन्यवाद, अब मैं अपने कारोबार में बहुत तरक्की कर रही हूँ। बेटी, ये तेरी मेहनत का नतीजा है। और फिर पीलू की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हो गई। लालची कालू को जंगल छोड़कर जाने की नौबत आ गई। पीलू अब हंसी खुशी रहने लगी। एक पहाड़ी जंगल में पीलू चिड़िया अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। वे दोनों माँ बेटी अपने बगीचे में फूल उगाती और उन्हें बाजार में बेचा करती थी। उससे जो भी आमदनी होती उससे वो लोग अपने घर का खर्च चलाया करती थी। एक सुबह बबली के घर कड़कनाथ आता है। बबली, ओ बबली। बबली कहती है, जी मुखिया जी, आप हमारे घर आए, बताइए क्या आदेश है? अरे बबली, आदेश नहीं है, खुशखबरी है। 2 दिनों बाद मेरी बेटी की सगाई है। तू मेरे घर फूल भिजवा देना, गुलाब और चमेली और जो भी अच्छे फूल हो वो तू मेरे घर भिजवा देना। बबली कहती है, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है मुखिया जी, लेकिन कुछ पैसे आप एडवांस दे देते। इस पर कड़कनाथ गुस्सा हो जाता है और बबली को धमकी देता है। एडवांस? किस बात का एडवांस? तू भूल गई क्या? मैं यहाँ का मुखिया हूँ। अगर मैं अपने में आ जाऊं तो तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। मेरे हिसाब किताब में तेरे बहुत पैसे रुके हुए हैं। बबली कहती है, गलती हो गई मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से मुखिया धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। पीलू अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, आप उस मुखिया से क्यों डर गई? हम अपनी मेहनत के ही पैसे उससे मांग रहे थे, ऊपर से वो हमें धमका कर चला गया। जाने दे बेटी, तेरे पिताजी ने इससे कभी उधार लिए थे, हम उस उधार को अभी तक चुका नहीं पाए हैं। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ इसके ऑर्डर के बाद मैं फूलों का धंधा ही बंद कर दूं। पीलू कहती है, लेकिन माँ, अगर हम फूल नहीं उगाएंगे और उसे नहीं बेचेंगे तो घर कैसे चलेगा? बबली, तो क्या करूँ बेटी, मुझे तो कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझ रहा है। चल इन बातों को छोड़, चल अब चलकर फूलों को तोड़ते हैं और बाजार में बेचने के लिए चलते हैं। दोनों माँ बेटी अपनी मेहनत से फूल उगाती थी
और बाजार में बेचकर आती थी। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन हरिया काका बबली की दुकान पर आते हैं और कहते हैं, बबली तुम्हारा आजकल फूलों का व्यापार कैसा चल रहा है? लोग बाग खरीदारी कर रहे हैं कि नहीं? ये देखो, मैं फूलों की नई प्रजाति के बीज लेकर आया हूँ। इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। इन बीजों को अपने बगीचे में एक बार डाल के तो देखो। ये फूल अगर तुम बेचने लगोगी तो तुम्हारी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। एक बार इन्हें लगा कर देखो। लेकिन हाँ, ये बीज थोड़े महंगे जरूर हैं। बबली, नहीं हरिया काका, मैं ये बीज नहीं लगा पाऊंगी। अब तो मेरा फूलों के व्यापार से मन ही उड़ गया है। क्या आपके पास सब्जियों के बीज हैं? हाँ, मेरे पास सब्जियों के भी बीज हैं। ये देखो, आलू, प्याज, बैंगन, भिंडी, करेला। तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। पीलू कहती है, काका आप हमें प्याज के बीज दे दीजिए, हम प्याज की खेती किया करेंगे। ये ले पीलू, ये हैं प्याज के बीज। ये नए किस्म के हैं, इसमें बहुत जल्दी प्याज उगाते हैं। फिर पीलू के कहने पर बबली प्याज के बीज खरीद लेती है। अपने बगीचे में बबली पीलू से कहती है, बेटी तूने प्याज के बीज लेकर बहुत अच्छा करी, क्योंकि ये हर सीजन में हर कोई खाता ही है। पीलू कहती है, हाँ माँ, प्याज सेहत के लिए भी अच्छा होता है। गर्मी के मौसम में तो इसके बहुत फायदे हैं और ये गरीबों को बहुत पसंद रहता है। अब मैं पूरे फूल हटाकर प्याज के बीज बो देती हूँ। फिर पीलू प्याज के बीज बिखेर देती है और कुछ ही दिनों में उनके बगीचे में प्याज उगाता है। दोनों माँ बेटी अपनी फसल की अच्छी देखभाल करती हैं। प्याज की अच्छी खासी फसल को देखकर बबली खुश हो जाती है। पीलू, जा टोकरी ले आ, इन प्याज को तोड़कर हम अब बाजार में बेचेंगे। फिर वे लोग प्याज को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। प्याज ले लो प्याज, ताजे ताजे प्याज। फिर पक्षी उनके यहाँ से प्याज लेने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद एक चिड़ा उनके दुकान पर आता है। अरे बहन, तुमने तो लाजवाब प्याज दिए थे। ऐसे प्याज तो मेरे रेस्टोरेंट में हिट हो गए हैं। अब तो लोग सिर्फ प्याज की ही सब्जी खाते हैं। एक काम करो, मुझे आप एक बोरी प्याज भरकर दे दो। मैं रोज आपसे एक बोरी प्याज लेकर जाया करूंगा। इस तरह से प्याज के इतने बड़े ऑर्डर से दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाते हैं और अब वे लोग प्याज को ही बेचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो कड़कनाथ के पूरी उधारी चुका सके और अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगते हैं।